क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन बीइंग्स के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स कहीं ना कहीं सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इन चीजों के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अब यहां पे आपको स्टोरी कनेक्ट करना है कि ये तीनों फैक्टर्स जो इस चैप्टर के तीन पिलर्स हैं, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, अभी समझाते हैं। देखो, सेटलमेंट में क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग सेटल हुए हैं। कहीं पे डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, कहीं पे स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ठीक। तो ये तो ह्यूमन बीइंग्स का सेटलमेंट का जो पैटर्न है वो देखेंगे, वो समझेंगे चैप्टर में कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स सेटल हुए हैं। अब मान लो क्या, जैसे आप यहां पर रहते हो, ये आपकी नानी का गांव है, ठीक है। अब आपको आपके नानी के यहां जहां भी जाना है, तो वहां जाने के लिए आप क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ना जरूरी है। अब देखो क्या है, आपके स्कूल खुल जाएंगे, गर्मियों की छुट्टी के बाद में वापस आ जाओगे। वापस जब आप आ जाओगे तो उसके बाद में आप कभी याद आई आपको, तो फिर आप क्या करोगे, फोन लगाओगे, वीडियो कॉल करोगे आज तो उस तरह से क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है आपस में। क्लियर है, ये स्टोरी के थ्रू आप कनेक्ट कर पाए ना। तो अब जो सेटलमेंट के नाम से हमारा जो पहला पिलर है ना, अब हम उसे पढ़ने वाले हैं। सेटलमेंट होता क्या है ये बताओ। जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ में सेटल हो जाओ बस। सेटल होना मतलब क्या है कि आप कहीं पे स्टैब्लिश कर लेते हो अपने आप को, ठीक है। आप कहीं पे क्या हो गए, बैठ से गए हो, सेटल हो गए हो कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरा बिजनेस है, या फिर ये मेरा काम है, मैं ये करता हूं और मैं यहां पे रहता हूं, बस ये सेटल हो गया। ये तो हमने क्या देख लिया, सोसाइटल टर्म में सेटल होने का मतलब समझ लिया। अब अगर ज्योग्राफी के हिसाब से सेटलमेंट समझे तो लोग कैसे रह रहे हैं वो सेटलमेंट है, ठीक है। तो पहले तो लोग ऐसा होता था कि कहीं पेड़ पर रह रहा है, कोई किसी गुफा में घुस गए, ठीक है, कहीं जंगलों में पैदल पैदल घूम रहे हैं। तो पहले इस तरह से लोग रहते थे, ठीक है। पहले क्या था कि पहले कोई काम नहीं था, कोई मोटिव नहीं था लाइफ में। पहले मतलब आज से हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लाइफ का मोटिव क्या होता था, बस पेट भर ले, हम जिंदा रहे, उस तरह से इंसान जी रहा था। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है तो इंसान जैसे खेती करना चालू करता है। देखो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है। खेती करता है, खेती करने के लिए उससे क्या लगा कि यार अब मैंने यहाँ पे फसल लगाई है, एक बीज लगाया है, तो ये बीज जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा, इसे मैं हार्वेस्ट नहीं कर लूंगा, तो इस जगह से कैसे जा सकता हूं। तो पीपल बिल्ड होम, ठीक है, लोगों ने घर बना लिए। क्यों? क्योंकि अब वो घरों में रहे अंदर ही, और अंदर रहने के साथ साथ में खेती करेंगे तो अपने खेत का भी ध्यान रख लेंगे। उन्हें पता है कि यहां मेरा खेत है, यहां मेरा घर है। फिर अगली चीज क्या हुई, लोगों ने घर इसलिए भी बनाए क्योंकि आप देखोगे कि वेदर वगैरह जो हार्श होते थे, जैसे मान लो बहुत गर्मी है तो बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, विंटर्स हैं तो बहुत खतरनाक विंटर्स हैं, तूफान चल रहे हैं, ठीक है। तो इंसानों ने सोचा कि यार घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी एक चट्टान के नीचे अपना अगर सिर छुपा लेंगे हम तो हार्श वेदर कंडीशन से इनसे तो बच ही जाएंगे कम से कम, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने घर बनाए। फिर उन्होंने जब खेती करी तो और सेटल्ड होते चले गए वो, ठीक है, क्योंकि अब खेती कर रहे हैं तो फसल के पास में रहना चालू कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ कि अब फसल जो थी तो फसल को भी पानी लगता था, ऐसा तो नहीं कि फसल बस बीज लगा दो उग जाएगा, उसे पानी लगता था। खेती कहां कर रहे थे, रिवर वैलीज के आजू बाजू में, ठीक है। तो वो वहां पे सेटल होना चालू हो जाते हैं। सेटल होना मतलब वो वहां पे रहना चालू कर देते हैं। तो सेटलमेंट की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं ना, तो वो कैसे सेटल होते हैं, क्या सेटलमेंट की हिस्ट्री रही है कि लोगों ने घर बनाए, लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करी और रिवर वैली के आजू बाजू धीरे धीरे सेटल होते चले गए। और जब लोग इस तरह से सेटल हो रहे थे तो सिविलाइजेशंस बनी बहुत सारी। सिविलाइजेशन क्या होती है इसे समझिए। तो आपने जैसे सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब लोगों ने अपने हिसाब से कल्चर डेवलप कर लिया है। वो उन्होंने अपने हिसाब से घर बनाए, वो खेती कर रहे हैं, वो नदियों के किनारे रह रहे हैं। अर्ली सेटलमेंट्स या फिर अर्ली सिविलाइजेशन जो है तो सब कुछ रिवर के पास देखा गया। जैसे इंडिया में देखें हम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के आजू बाजू लोग सेटल हो गए। तो ये तो हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। अब अगर ज्योग्राफी पे आते हैं हम, तो सेटलमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के। कौन कौन से? एक होता है परमानेंट सेटलमेंट, एक दूसरा होता है टेम्पररी सेटलमेंट। अब नाम से समझ में आ गया, परमानेंट सेटलमेंट मतलब इस तरह के जहां पे लोग सेटल परमानेंटली हो रहे हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, ठीक है। तो वो परमानेंट सेटलमेंट का पार्ट हो गया। अब टेम्पररी सेटलमेंट की अगर बात करें तो क्या होता है, सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट। अब नाम से समझ में आ रहा है कि टेम्पररी सेटलमेंट है, लोगों ने परमानेंटली रहने के लिए नहीं बनाया, ये टेम्पररी ड्वेलिंग है, मतलब आज यहां रह लेंगे कल वहां रह लेंगे। जैसे टेंट जो होता है, तो लोग जो टेंट में रह रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जीवन भर वो टेंट में निकालेंगे, नहीं ना। तो एक दो महीने रुकते हैं, उसके बाद में वहां से उठते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो वो टेम्पररी सेटलमेंट होते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहता है। और अधिकतर जैसे हम देखें डीप फॉरेस्ट में, हॉट और कूल डेजर्ट्स में, तो आपने माउंटेन्स पे देखा होगा, तो क्या होता है कि समर्स में लोग माउंटेन्स में ऊपर रह रहे होते हैं, फिर क्या होता है विंटर्स जब आते हैं तो विंटर्स में नीचे उतर के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर्स में माउंटेन्स के टॉप जो रहते हैं, पीक जो रहते हैं, वहां पे बहुत हार्श कंडीशन हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से लोग क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ये टेम्पररी सेटलमेंट होता है। फाइन। तो जैसे अब ये परमानेंट सेटलमेंट का एक एग्जांपल होगा कि हाँ परमानेंट घर दिख रहा है, मतलब घर को कहीं नहीं ले जा सकते हो आप, आपको रहना है घर में ही रहोगे। क्लियर है? वहीं पर अगर टेम्पररी सेटलमेंट देखें तो हम जैसे अब ये टेंट वगैरह है तोड़ देंगे, ठीक है, अगले दिन खाली मैदान हो जाए। अब आगे अगर देखें तो फर्दर सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज,
सेटलमेंट को और क्लासिफाई आप कैसे कर सकते हो, स्कैटर्ड सेटलमेंट और दूसरा है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। स्कैटर्ड फैला हुआ, तो जैसे अधिकतर जो रूरल एरियाज होते हैं, ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स में क्या देखने को मिलता है हमें कि इन दी स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एक्सटेंसिव एरियाज। तो अगर आप देखोगे यहां पे तो कितनी सारी जमीन है, एक घर यहां बना है, एक घर यहां बना है, तो फैल के जो बोलते हैं ना, फैल के जो घर बने हैं, ठीक, दूर दूर घर बने, पास पास में नहीं, एकदम कॉम्पैक्ट नहीं है, स्कैटर्ड वे में जो है। तो कुछ लोग इस तरह से रहना पसंद करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, एक क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है सेटलमेंट का, परमानेंट और टेम्पररी। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, स्कैटर्ड, जो इस तरह से बहुत स्पेशियस जगह में बनाओ, और दूसरा हो सकता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट क्या होता है, तो ये अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, मेनली अर्बन एरियाज में इस तरह का कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो अब जैसे ये शहर है, आप क्या देखते हैं, शहर में आप खिड़की खोलोगे तो सामने वाले की खिड़की भी खुली है, ठीक है, सामने वाले का बेडरूम लगा हुआ है, सामने वाले के बेडरूम की खिड़की खोलेंगे तो किसी का किचन लगा हुआ है उससे। तो इस तरह से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट सब कुछ क्या है, बहुत एक कन्फाइंड स्पेस में सब कुछ ठसा हुआ सा रहता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स wherever flat land is available। इसके पीछे भी कारण है, जैसे शहरों में कहीं पे अगर फ्लैट एकदम प्लेन एरिया है तो कॉलोनी पे कॉलोनी कटती चली जाएगी और सारे लोग यहाँ पे अपने घर बनाते चले जाएंगे। तो ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो फर्दर सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज रूरल एरियाज और टाउन एरियाज में। तो कुछ रूरल सेटलमेंट होते हैं, कुछ टाउन सेटलमेंट्स होते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म, ये कहीं ना कहीं जो स्कैटर्ड और कॉम्पैक्ट है उसकी तरह ही है, ठीक है। तो रूरल एरियाज में लोगों का सेटलमेंट पैटर्न कैसा होता है उसे समझिए। तो पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, स्लैंटिंग रूफ्स एंड स्टिल thick mud walled houses. People are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft, work and trading etc. क्या होता है कि जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनका जो सेटलमेंट पैटर्न होगा ना, वो शहर के लोगों से काफी अलग होगा। रूरल एरियाज में अगर आपको घर बनाना है तो आपको वहां पे जगह चाहिए ही चाहिए रहेगी। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में हम क्या देखते हैं, एक्टिविटीज कैसी होती है, खेती कर रहे हैं, या तो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, या फिर मछली पाल रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, मान लो कपड़ा बना रहे हैं, वीविंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये सारे काम रहते हैं। अब आपको रहने की जगह भी काम के हिसाब से, अगर मान लो आप क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपके घर में अनाज आएगा, ठीक है, तो अनाज के लिए आपको जगह चाहिए रहेगी कि जहां पे आप अनाज रख सकें, बेच सकें, सफाई कर सके उसकी। मान लो आप फिशिंग कर रहे हैं या फिर आपने डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, जानवर पाल रहे हो, तो आपके बेडरूम में थोड़ी ना सुलाओगे गाय भैंस को, उनके लिए आपको जगह चाहिए रहेगी। तो वहां पे आपको स्पेशियस जगह, मतलब आपकी नीड्स के हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको स्पेशियस प्लेस चाहिए रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अधिकतर जैसे रूरल एरियाज में स्लैंटिंग रूफ वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, या फिर मकान जो रहते हैं तो वो स्टिल्ट्स पे रहते हैं। ये समझो, देखो स्लैंटिंग रूफ मतलब इस तरह से क्या रहता है, ये देखो, ये यहाँ पे भी स्लैंटिंग रूफ दिखने को मिल जाएगी, यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे जो रूफ्स रहते हैं स्लैंटिंग रूफ, रूरल एरियाज वगैरह में मान लो अगर क्या हो रहा है, किसी प्रकार से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि अर्बन एरियाज में नहीं होता, अर्बन में भी बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह के घर बनाते हैं ताकि पानी वगैरह निकल जाए। और क्योंकि देखो अर्बन एरियाज में क्या रहता है, सब कुछ एक ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सारी चीजें वेल मेंटेन रहती है। रूरल एरियाज में क्या, लोगों ने सर छुपाने के लिए घर बनाया बस, तो वो अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करते हैं, स्लैंटिंग रूफ्स वाले घर बनाते हैं, ठीक है। स्टिल्ट्स मतलब क्या है, तो आपने जैसे देखा होगा कि घर जो है जमीन से ऊपर रहता है। रूरल एरियाज में क्या है, जानवरों के आने का खतरा रहता है, सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं, तो लोग घर को थोड़ा सा जमीन से ऊपर बनाते हैं। क्लियर है? तो घर से ऊपर जमीन बनाने के लिए इस तरह से उन्होंने नीचे क्या कर दिया, सपोर्ट लगा दिया लकड़ियों का। क्लियर? आगे अगर और देखें हम इसी में, तो थिक मड वॉल्ड हाउसेस। अब क्या होता है, रूरल एरियाज में हमने देखा लोगों की पर कैपिटा इनकम भी कम रहती है, उतना पैसा भी नहीं रहता ना लोगों के पास में, तो लोग क्या करते हैं, अपना एसी खुद बना लेते हैं। कैसे? कि गर्मी वगैरह है मान लो बहुत ज्यादा, तो गर्मियों में क्या, ऐसी थिक मड वॉल, ठीक है, मोटी मोटी सी दीवारें होती है जिसपे मिट्टी जो है तो मिट्टी लगा दी जाती है, ताकि टेम्परेचर बाहर जो टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो अंदर ना जा सके, खास करके राजस्थान में। तो टाउन्स में कैसा होता है, यूजुअली परमानेंट हाउसेज आर मेड यूजिंग ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड आयरन। तो यहां पे क्या है कि जो काम मजबूती दे सके, फटाफट हो सके, जिसमें ज्यादा झंझट ना रहे, तो मिट्टी, सीमेंट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके घर बना दिए। पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। तो लोग किस काम में एंगेज रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज। तो ऑफिसेज वगैरह ये वो सारी चीजों में ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन अलग है। तो सेटलमेंट पैटर्न भी क्या हो जाता है, काफी हद तक बदल जाता है। क्लियर है? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हमारा सेकंड पिलर है। तो हमने देखा कि लोग सेटल हो गए। अब लोग सेटल तो हो गए, उन्होंने अपने घर तो बना लिए, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अब एक जगह से दूसरी जगह अगर इंसान को जाना होगा तो कैसे जाएगा। पहले लोगों के पास में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे वो उतने डेवलप नहीं थे। तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, जैसे बड़े बुजुर्ग के साथ में अगर बैठोगे तो वो बोलेंगे इतनी दूर तो हम पैदल पैदल चले जाते थे पहले। क्यों? क्योंकि पहले ना उतनी बसेस थी, ना उतनी बाइक्स थी, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं हुए थे ना। ट्रांसपोर्टेशन नाम पे क्या था, 11 नंबर बस होती थी, मतलब अपने पैरों की दो पैर 11 नंबर बन के चलते रहते थे लोग। ये सिस्टम होता था पहले। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होता है। ठीक, तो देखो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट, और अगर एक्सप्लेन करें हम तो मींस बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिन सारे मींस का इस्तेमाल करते हुए जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उन्हें हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर? अब
ट्रांसपोर्ट का इवोल्यूशन हुआ है। जैसे हम देखेंगे तो पहले लोग पैदल चलते थे, लोगों के पास में बुलक कार्ट्स वगैरह होते थे, बैलगाड़ी होती थी। तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का इवोल्यूशन कितनी तेजी से हुआ है, और ज्यादा समय नहीं है, आज से 20 साल पहले भी जाओगे तो बैलगाड़ियां आपको बहुत आसानी से दिख जाती थी, गांव में चलती थी। लेकिन आज वो ट्रांसपोर्टेशन इतना इवॉल्व हो गया है कि आज हम देखते हैं कि पहले जमीन पर ढंग से नहीं चल पाता था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आज हम हवा में उड़ रहे हैं। क्लियर? तो कहां 10 की स्पीड से चलता था इंसान, आज हजारों की स्पीड से क्या कर रहा है, उड़ रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो सेंस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हुआ हमारा, बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है, बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। ठीक है? तो इन आवर कंट्री डोंकी, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। ठीक है? तो हमारी कंट्री में देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज भी कहीं कहीं, जैसे आप रूरल एरियाज में जाओगे ना, तो यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ इंसान को मत गिनना आप, मैंने आपको यहां पे डेफिनेशन में क्लियर कर लिया है। मींस बाय विच पीपल एंड गुड्स, सामान भी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। आप बोलोगे गधे के ऊपर कौन बैठ के जाता है, आप तो नहीं बैठ के जाओगे, लेकिन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। जैसे खच्चर वगैरह, म्यूल्स वगैरह भी उन्हीं की एक ब्रीड वगैरह, ये सारी चीजें होगी। तो बुलक्स यानी बैल वगैरह, कैमल, तो आप देखोगे डेजर्ट में क्या किया जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है कैमल को। ठीक है? क्या है, रेगिस्तान का जहाज होता है एक तरह से, क्योंकि रेगिस्तान में क्या तो चलाओगे आप। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है कॉमन थी, आज भी कहीं कहीं यूज किया जाता है रिमोट एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन आज जिस सेंस में हम देख रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और डेवलप हो गया बहुत ज्यादा। अब जैसे इन एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में लामास को यूज किया जाता है। क्या है लामास? तो ये देखो, ये मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं इंडियनाइज्ड वर्जन है किस चीज का, डोंकी का। मतलब ऐसा नहीं है इसके वुल वगैरह भी निकल जाता है इससे, लेकिन इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाएगा। और आगे देखें तो तिब्बत है, जैसे तिब्बत में याक वगैरह यूज किया जाता है। तो आप अगर आज हिमाचल प्रदेश वगैरह भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको इस तरह से याक मिल जाएंगे। याक क्या होते हैं, बहुत टफ होते हैं, और जो माउंटेन की जो टेरेन होती है, जिस तरह से पहाड़ पे जो रास्ता होता है उस पे चलने के लिए आपको सामान ले जाना बहुत सारा, तो एक पावरफुल कॉम्पैक्ट बॉडी मिल जाती है जिसके ऊपर आप सामान लाद के मूव कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट में इसे यूज किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है, इज इट सेम टुडे, क्या आज भी इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने जो आपको बताया, ठीक है, रिमोट एरियाज में आज भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बहुत हद तक हमने क्या कर दिया है, मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप कर लिया है। क्लियर है? तो मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द सेव्स टाइम एंड एनर्जी। अब क्या होता है, तो हम इसमें यस और नो दोनों लिख सकते हैं कि आज उतना ज्यादा उस स्केल पे यूज नहीं होता जितना पहले होता था, लेकिन फिर भी काफी हद तक हमने क्या किया, मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप कर लिया है। अब जब हमने मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया तो उसमें जैसे एरोप्लेन हो गया, कार हो गई, बस हो गई, ये सारी चीजें हो गई है, तो ये हमारा टाइम बचाती है। कैसे? कि आपको बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, दी 4 मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर रोडवेज, ठीक है, जमीन पे चलते हैं हम, रेलवेज, ये भी जमीन पे लेकिन ट्रैक होता है, आयरन ट्रैक, ठीक है, तो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, तो वाटरवेज में आप क्या, शिप वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है, और उसके बाद में एयरवेज। तो ये 4 मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। रोडवेज क्या है? मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस क्यों लिखा है ये समझो, मतलब आप रोड पे चलते चलते आप इंडिया से पाकिस्तान चल जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये आइडियल होता है किसके लिए? ये आइडियल होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। भोपाल सेंट्रल में इंडिया के एकदम, अब आपको कहीं भी जाना हो, जैसे साउथ में जाना है, मान लो साउथ में आपको केरला जाना है, तो आप भोपाल से केरला जाओगे तो पहुंचना इंपॉसिबल है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आपको पता है रोडवेज के थ्रू, मतलब इस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अगर थ्रू आप जाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, पेट्रोल भी ज्यादा लगा दोगे आप, पेट्रोल डीजल जिस भी गाड़ी से जाओगे आप, तो इस तरह से क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। लेकिन अगर मान लो आपको भोपाल में ही किसी एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाना है, तो अब क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है। भोपाल से होशंगाबाद के लिए आप क्या हेलीकॉप्टर नहीं लाओगे ना, शॉर्ट डिस्टेंस पे जाने के लिए आप रोडवेज प्रेफर करोगे, आप अपनी कार से, अपनी बाइक से कैसे भी जा सकते हो, पैदल भी निकल सकते हो, ठीक है। तो इस सेंस में क्या है, रोडवेज इज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। आपको समझ में आ गया, रोडवेज तो रोड के थ्रू जा रहे हैं आप, ठीक है, रोड इज योर वे। तो ये 2 तरह के रोड्स होते हैं यहाँ पे, एक मेटल्ड रोड होते हैं, दूसरे होते हैं अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड को पक्का रोड भी कहा जाता है और अनमेटल्ड रोड को कच्चा रोड कहा जाता है। तो मेटल रोड क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटल्ड वे में, ऐसा नहीं कि इसमें कहीं कॉपर वॉपर लगा के बनाया है, लेकिन इसमें जिस तरह से डामर वगैरह सारी चीजें लगाई जाती है ना, तो वो थोड़ा क्या रहता है, पक्का रहता है, ऑल वेदर रोड कहलाता है। इसमें बारिश भी हो जाएगी तो भी रोड खराब नहीं होगा। और कच्चा रोड जो रहता है, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक रास्ते पे गाड़ियां चलते 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 क्या हो गया कि रास्ते के टाइप में क्लियर हो गया है वो, लेकिन अब बारिश होने दो, यहाँ पे बारिश होने के बाद में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, ये सारी समस्याएं आने वाली है। तो सेंस में क्या है, ये ऑल वेदर रोड नहीं होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, समय के साथ में रोड खराब हो जाते हैं। क्लियर? तो मेटल्ड और अनमेटल्ड। अगली चीज देखिए, प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। प्लेन्स जो है, तो प्लेन्स में बहुत डेंस नेटवर्क ऑफ रोड होता है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं,
नेटवर्क के लिए इमेजिन करो, देश है आपका, अब पूरे देश में आपको कनेक्टिविटी डेवलप करना है। जैसे कोई इंसान यहां रह रहा है तो ये उसके शॉर्ट डिस्टेंस एरिया हो गए, कोई इंसान यहां रह रहा है ये उसके शॉर्ट डिस्टेंस एरिया हो गए, कोई इंसान यहां रह रहा है उसके ये शॉर्ट डिस्टेंस एरिया हो गए। तो हर एरिया में जो गवर्नमेंट होने वाली है वो अपने इन एरियाज को कनेक्ट करना चाहेगी। कनेक्ट कैसे करेगी वो, तो बाय रोड सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो सेंस में क्या है कि जो प्लेन एरियाज रहते हैं, जैसे एक तो माउंटेन हो गए हैं, ठीक है, आपने 6 में पढ़ा है, कुछ कहीं पे प्लेटू हो जाते हैं। प्लेटू में दिक्कत होती है कि जैसे वो जमीन से ऊपर रहता है थोड़ा सा, लेकिन ऊपर जाके टेबल टॉप लैंड हो जाता है। फिर कहीं कहीं पे प्लेन्स होते हैं, एकदम ऐसे प्लेन एरियाज। देखो माउंटेन पे रोड बनाना डिफिकल्ट है, प्लेटू पे भी अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको रोड इस तरह से कुछ बनाना पड़ेंगे, लेकिन प्लेन एरिया में आप अपने हिसाब से कैसे भी रोड बना सकते हो। ये तो प्लेन एरियाज पे रोड कंस्ट्रक्ट करना आसान है। इस कारण से क्या देखने को मिलता है कि रोडवेज जो एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो क्या होता है, बहुत डेंसली स्प्रेड रहता है। कहां पे एक डेंस नेटवर्क देखने को मिलता है रोड्स का, प्लेन एरियाज में। क्लियर? रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। अब देखो मैंने कहा प्लेन्स में डेंस नेटवर्क होता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि माउंटेन्स पे रोड नहीं बना सकते हो, तो माउंटेन्स वगैरह पे भी रोड बनते हैं, फॉरेस्ट में भी रोड बनते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान में भी रोड बन जाते हैं। तो रोड बनाना डिफिकल्ट टेरेन्स, जो डिफिकल्ट रास्ते हैं, तो वहां पे भी रोड बन सकते हैं। तो इस तरह से माउंटेन्स में भी रोड बनाए जाते हैं, लेकिन रोड कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट काम होता है, वहां पे ड्राइव करना भी डिफिकल्ट काम होता है, लैंडस्लाइड वगैरह आ जाती है, सारी चीजें। क्लियर है? लेकिन प्लेन में आसान रहता है। तो मनाली लेह हाईवे, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसा हाईवे, एक ऐसा रोड है जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन पे माउंटेन्स के बीच से काटते घूमते हुए निकला हुआ है। क्लियर है? तो मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज, हाईएस्ट रोडवेज मतलब ये जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, मीन सी लेवल जो है, तो सी लेवल से लगभग 4000-5000 मीटर ऊपर की तरफ जो रोड बने हुए हैं, मनाली लेह हाईवे, तो ये उसका एक एग्जांपल। बहुत सारे स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रखे हुए हैं एक जगह से दूसरे जगह को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। क्लियर है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को। आगे क्या, इसमें एक चीज और देख लो कि रोडवेज एक जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको। तो कहीं कहीं सबवे होते हैं, अंडरपाथ होते हैं, मतलब ये रोड है ऊपर, रोड के नीचे से आपने रास्ता निकाल दिया, तो ये सबवेज होते हैं, अंडरवेज होते हैं। तो रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड, नीचे से जो रोड निकले हुए हैं। क्लियर? तो एक रोड है, उसके नीचे से एक रोड निकला हुआ है, या फिर अंडर से एक टनल टाइप बनाया है, तो उसे सबवे कहते हैं, अंडरपाथ कहते हैं। क्लियर? आगे क्या होता है, फ्लाईओवर्स होते हैं, ये भी रोड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होता है। तो फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, रोड्स बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर। रेज स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जैसे आप देखोगे यहां पे तो ये उठा हुआ स्ट्रक्चर है, एक रोड यहां निकला, एक रोड यहां निकला, एक रोड उसके नीचे से निकला, एक रोड उसके ऊपर से निकला है। क्लियर? तो फ्लाईओवर्स जो होते हैं तो इस तरह से एक रेज स्ट्रक्चर के ऊपर बनाए गए रोड्स होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। जो रेलवेज है, तो रेलवेज में और रोडवेज में क्या डिफरेंस आ जाता है। दोनों चीजें ही जमीन पे चल रही है। आप बोल सकते हो कि हाँ, वो जमीन के ऊपर जो एक लोहे की पटरी होती है, जो ट्रैक होता है, ट्रैक के ऊपर ट्रेन दौड़ती है, ठीक है, और रोडवेज हमारे जो बाइसाइकिल होती है, जैसे हमारे बाइक होते हैं, कार होते हैं, तो वो रोड पे सीधे चलते हैं। चलो, लेकिन अब चल तो दोनों जमीन पे ही रहे हैं। जैसे वाटरवेज में हम अलग बोल सकते हैं क्या कि पानी में चल रहा है, ठीक है, एयरवेज में हम बोल सकते हैं हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन यहां तो दोनों ही जमीन पे चल रहे हैं। फिर डिफरेंस क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है स्पीड का और क्वांटिटी का। ठीक है, द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। क्विकली एंड चीपली, ये दो शब्द के बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। देखो क्या होता है, रोडवेज में जैसे आपको पता है, एक कार में आप जितने लोग बैठा सकते हो उतने लोग बैठाओगे और एक बार में उतने ही जाएंगे, सारी चीजों वाली टाइम ट्रेन से ज्यादा ही लगेगा। लेकिन ट्रेन में क्या होने वाला है, ट्रेन में आप जैसे देखेंगे तो यहां पे आप एक ट्रेन में कितनी सारी बोगीज होती है, सारी बोगीज में कितने सारे लोग होते हैं, सारे लोगों को एक साथ एक ट्रेन ले जाती है और कार से जल्दी ले जाएगी आपको। ठीक है, तो उस सेंस में क्या, उस सेंस में रेलवेज एक ऐसा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो गुड्स भी है बहुत सारे, ये चीज भी समझना, सामान भी डाल सकते हो ना आप। मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी में कितना सारा सामान एक बार में इधर से उधर हो जाता है। तो हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और दूर दूर तक ले जा सकते हो। रोडवेज में ऐसा है कि आप भोपाल से केरला तक जा तो सकते हो, ये भोपाल से जैसे आप केरला तक चले गए, लेकिन आपको टाइम भी ज्यादा लगना है, पैसा भी ज्यादा लग जाना है। लेकिन वही चीज रेलवे से क्या होगा, रिलेटिवली फास्ट होगा। अब आगे हम जैसे पढ़ेंगे एयरवेज, तो उसमें और फास्ट होगा, लेकिन क्या एयरवेज में आप इतना ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते हो, तो यहां पे सामान और उतने ज्यादा लोग नहीं ले जा सकते हो। रेलवेज में आप बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे सामान को ले जा सकते हो, बहुत सस्ते में ले जा सकते हो। ठीक है, किस तरह से टक्कर लेता है रेलवेज वो भी बता दिया दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, अब रेलवेज की अगर एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम बात करते तो इवोल्यूशन हुआ है। पहले क्या होता था, स्टीम इंजन चलते थे, तो स्टीम इंजन इस तरह से होते थे कि काला सा धुआं निकालते हुए जाते थे। क्यों? क्योंकि इसमें कोयला वगैरह जलाया जाता था। ठीक है, कोल वगैरह यूज करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी और फिर ट्रेन चलती थी। तो आप रेलवेज पहले इस तरह की थी, और इसका इवोल्यूशन कैसा हुआ कि आज हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं, डीजल ऑपरेटिव इंजन होते हैं जो डीजल से चल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। तो और ये रिलेटिवली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, फास्ट होते हैं। ठीक है, ये उतना तेज नहीं होते थे। तो स्टीम इंजन से हम कहां पे पहुंच गए, इलेक्ट्रिक इंजन पे पहुंच गए।
हैं आज, ठीक है। एंड इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। जैसे क्या होता है, धीरे धीरे इंप्रूव करते जाते हो। आप कुछ भी सीखते हो ना, तो पहले आप कुछ भी नहीं आता था, थोड़ा सा सीखा, उसको और बेहतर करते हो और बेहतर करते हो, और आप मास्टर बन जाते हो उस स्किल के। तो उसी तरह से रेलवेज ये धीरे धीरे इवॉल्व होते होते अब यहां तक पहुंच गई है कि इतनी सुपर फास्ट ट्रेन हो गई कि आप पलक झपकोगे ट्रेन आपके सामने से निकल जाएगी। 300-400 किलोमीटर की स्पीड से भागने वाली ट्रेन होने लगी है। जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, जापान देखोगे, चाइना देखोगे, तो यहां पे क्या है, और तेजी से रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर। एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव एनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स आल्सो। अब क्या होता है कि रेलवेज का धीरे धीरे एक्सपेंशन ऐसा होते चलेगा कि हमारे पास जब टेक्नोलॉजीज और बढ़ती चली गई ना, तो उस एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन के चलते क्या हुआ कि अब हमने जो डिफिकल्ट टेरेन, जैसे मैंने आपको बताया कि रोडवेज भी अब हमने कहां तक रोड बना दिए, तो पहाड़ों तक रोड बना दिए। वैसे यहां पे पहाड़ों में रेलवे लाइंस भी है। जैसे आप वेस्टर्न घाट देखेंगे, ठीक है, वेस्टर्न घाट देखेंगे, या फिर आप चले जाइए कहां, जम्मू कश्मीर वगैरह में, तो वहां पे जो रेलवे ट्रैक्स है, तो वो आपको क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट ट्रेन में जहां से ट्रेन निकलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार यहां पे तो पैदल चलना मुश्किल है। देखो यहां से इन्होंने रेलवे ट्रैक बना दिया, टनल्स बना दिए, बहुत सारी गुफाएं बनाई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो पा रही है, पॉसिबल हो पा रही है, और रेलवेज एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्प्रेड होते जा रहा है, ठीक है। ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज का डेवलपमेंट चालू हो गया था। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। अगर आप ये रूट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जाल बना हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है, तो वो बहुत वेल डेवलप्ड नेटवर्क है, ठीक है। काफी अच्छी कनेक्टिविटी है, खास करके जैसे नदन पार्ट में आप देखेंगे, मतलब सभी दूर है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा क्या है कि क्योंकि यहाँ पे टेरेन ऐसी है कि बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड ट्रैक्स हैं, फॉरेस्टेड ट्रैक्स और कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। और फिर यहाँ पे जैसे माउंटेनियस एरियाज आ गए, तो यहाँ पे भी थोड़ी कनेक्टिविटी कम है, बाकी ऐसा नहीं कि है नहीं, है रेलवे ट्रैक्स। एंड इट इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। एशिया में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के कारण और एरिया के कारण हमारा जो डेंसिटी वाइज देखा जाए तो लार्जेस्ट, लेंथ वाइज भी देखा जाए तो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया का। क्लियर है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में। अब देखो, जिस तरह से रोडवेज हमने समझा था कि रोड के थ्रू जाने वाले जो रास्ते होते हैं रोडवेज, वैसे ही वाटरवेज क्या होंगे कि वो रास्ते जो आपको पानी के थ्रू ले जाते हैं, तो ये होता है वाटरवेज। वाटरवेज आर दी चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया कि हमने अभी तक रेलवेज पढ़ा, रोडवेज पढ़ा, तो उसमें आपको एक लिमिटेशन समझ में आई है क्या, कि बहुत लंबे डिस्टेंस पे रोडवेज ज्यादा सही नहीं रहता है, और उसके बाद में ज्यादा बल्क में नहीं ले जा सकते हो। फिर आपने बोला कि रेलवेज में तो लेकिन बल्क में ले जा सकते हो, दूर भी ले जा सकते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो कि इंडिया से कहां जाना है, अमेरिका जाना है, तो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अलग अलग है, हम समुद्र आ जाता है बीच में, तो अब आप ना तो वहां पे ट्रेन चला सकते हो, ना आप बाइक चला सकते हो कुछ भी, क्योंकि बीच में पानी आ गया ना। तो वहां पे आपके लिए क्या रहेगा, तो सबसे एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो इस सिचुएशन में देखने को मिलता है कि आप पानी के रास्ते ही जाओ, क्योंकि पानी से ही आपको क्या है, इंडिया भी जुड़ा हुआ है, और उसी पानी से आपका यूएसए भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि वाटरवेज जो है, तो उसकी कनेक्टिविटी लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत बढ़िया है। जैसे अब आपको पता है एक ट्रेन में जितना सामान बन सकता है उतना ही रखोगे, ठीक है। लेकिन आप शिप बनाते हो, तो आप जितनी बड़ी शिप बना सकते, उतनी बड़ी शिप बनाइए, ठीक है, उसमें उतना ज्यादा सामान जा सकता है। जैसे यहां पे लिखा चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, तो जब सामान ले जाने की बात होती है ना, बड़े बड़े कार्गोस देखेंगे, इसमें इतना सारा सामान आ जाएगा कि 10 ट्रेनें आ जाए। क्लियर। अब इतना सारा सामान आ जाएगा, इतने सारे लोग भी आ सकते हैं, सारी चीजें, तो ये सबसे सस्ता हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा सकते हो आप, और बहुत सस्ते में ले जा सकते हो, तो ये उसका एडवांटेज है। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना कि वाटरवेज आर दी चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर। अमेरिका से आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया से आप इंडिया आ गए, इंडिया से अफ्रीका चले गए। क्लियर है। जहां पे आपकी जमीन ना भी जुड़ी हो तो भी आप पहुंच सकते हो। देखो क्या है, वाटरवेज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है सी रूट। अब देखो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, तो जैसे हमने रोडवेज में आपको बताया था कि नेशनल हाईवे ये सारी चीजें होती है, तो वैसे इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करें तो ये आपका देश है, आपके देश के अंदर नदियां हैं। समुद्र तो देश के अंदर आएगा नहीं, लेकिन देश के अंदर नदी रहेगी ना, रिवर। तो अब जब रिवर के ऊपर, यहां पे प्लेस ए है, यहां पे प्लेस बी है। क्लियर। अब प्लेस ए से प्लेस बी जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो जमीन पे जाओगे, फिर आपको नदी आ जाएगी एक रास्ते में, तो ब्रिज बनवाना पड़ेगा, फिर यहां से आ सकते हो ऐसे। एक रास्ता ये होगा आपका। दूसरा रास्ता क्या होगा कि प्लेस ए और प्लेस बी अगर दोनों एक ही नदी के किनारे पे हैं, ठीक, तो आप क्या करोगे, यहां पे अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एक बोट, पावर बोट वगैरह कुछ भी डाल दो आप नदी में, ठीक है। अब वहां पे लोगों को बिठाया और लेके आप सीधे 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 कहां पहुंच जाओगे, प्लेस बी पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, तो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। तो अगर बहुत बड़े लेक हैं, जैसे ग्रेट लेक्स अमेरिका में है, तो वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, यूएसए से कनाडा पहुंचा देते हैं आपको। तो नेविगेबल मतलब क्या, जिसपे आप चला सको। ऐसा नहीं कि 2 ग्लास पानी डाल दिया और उसमें नाव दौड़ा रहे हैं, नाव चलेगी नहीं ना आपकी। तो जहां पे पानी ज्यादा हो रिवर्स में, जैसे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, बड़ी बड़ी माइटी रिवर्स हैं, ठीक है। तो इन रिवर्स में क्या किया जाता है, नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। तो इन्हें
इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज किया जाता है। इन रिवर्स को ऐसे यूज किया जाता है कि आप क्या करो, इन रिवर्स में आप बोट वगैरह डाल के एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, गुड्स को, पीपल को, सभी चीजों को। क्लियर? तो इनलैंड वाटरवेज के प्रोमिनेंट एग्जांपल जैसे क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो मैं जो आपको नेशनल हाईवे वाली बात बता रहा था, तो हमारी कंट्री में क्या है, नेशनल वाटरवेज भी हैं। जिस तरह से रोड का होता है तो नेशनल वाटरवेज भी हैं, रिवर गंगा पे, ब्रह्मपुत्र पे, सदर्न इंडिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये नेशनल वाटरवेज भी हमारे देश में। फिर बात की जाती ग्रेट लेक्स की, तो ग्रेट लेक्स जैसे यूएसए में रिवर नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अफ्रीका में है, मतलब आधे अफ्रीका को कवर करती है नाइल रिवर। अब इतनी बड़ी रिवर है तो आप सोचो रास्ते से आओगे, इससे अच्छा आप क्या है, सस्ते में आपका काम हो जाएगा। रोड पे आपको धक्का लगाना पड़ेगा, धक्का इन द सेंस आपको डीजल वगैरह डाल के फिर गाड़ी को चलाना पड़ेगा। यहां पे क्या है, यहां पे कहीं ना कहीं पानी का जो फ्लो होता है ना, तो वो अपने साथ में क्या करता है, बहा के ले जाता है आपके शिप को, आपकी बोट को। तो ये एडवांटेज है किस चीज का, इनलैंड वाटरवेज का या फिर वाटरवेज इन जनरल का। दूसरा क्लासिफिकेशन है सी रूट्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो क्या, जो इनलैंड वाटरवेज नहीं है, जो आप दूसरे देशों से कनेक्ट कर रहे हैं, समुद्र पे जो आप ट्रैवल कर रहे हो, वो सी रूट्स आ जाएंगे। तो बड़े बड़े इस तरह से आपने कार्गोस, क्रूज वगैरह देखे होंगे, ये क्या होते हैं, ये सी रूट पे चलने वाले वेसल्स हैं। ठीक है, इसकी बड़ी बड़ी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्लियर? इसमें बहुत सारा सामान भी आ सकता है, इसमें बहुत सारा सामान, बहुत सारे लोग। आपने बहुत बड़ा बना लिया, मान लो जैसे कहते हैं क्या कि 300 मीटर का आपने अगर एक क्रूज बना लिया, एक बहुत बड़ा सा, तो उस पर कितना सारा सामान आ सकता है, कितना बड़ा बना सकते हैं। और समुद्र में पानी तो बहुत होता है, तो वो आराम से नेविगेबल रहता है, वो बहते बहते चले जाता है। क्लियर? सी रूट्स एंड ओशियन रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। क्या होता है कि ये सी रूट्स के थ्रू आप एक देश से दूसरे देश तक प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं मेनली। अब मान लो क्या है कि अमेरिका से कोई मशीनरी आना है, मशीनरी बहुत बड़ी है, मान के चलो एक रूम के बराबर की मशीनरी है। अब आप ट्रक वगैरह से लाओगे तो पहली बात तो आपको समुद्र कैसे पार करोगे, सारी चीजें। तो ये बड़े बड़े जो मर्चेंडाइज गुड्स रहते हैं, ठीक है, क्या होता है मर्चेंट नेवी में, आपने सुना है मर्चेंट नेवी में कुछ लोग होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इसी तरह के गुड्स ले जाने का काम होता है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर। अब जैसे अगर हम सी रूट्स देखें प्रोमिनेंट, तो सिंगापुर एक हब है सी रूट का। ठीक है, वहां से बहुत सारी कंट्रीज के लिए इस तरह से कार्गोज वगैरह डिपोर्ट होती है सिंगापुर पोर्ट से। यहाँ पे आपको पोर्ट डेवलप करना होंगे। और जैसे इंडिया है, तो इंडिया में क्या है, मुंबई है, तो मुंबई पोर्ट से क्या होता है, बहुत सारे शिप्स वगैरह निकलते हैं इस तरह से। क्लियर? ये हो गया। तो सिंगापुर, मुंबई, न्यूयॉर्क पोर्ट, डरबन ऑस्ट्रेलिया में जो है, तो ये सारे पोर्ट्स जो हैं, तो ये प्रोमिनेंट सी रूट्स के पोर्ट्स हैं। क्लियर है? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में। एयरवेज मतलब हवा के थ्रू आप आपका रास्ता बना रहे हैं, तो आप जा रहे हैं बाय एयर। बाय एयर मतलब क्या, आप किसी ना किसी प्रकार के मीडियम के थ्रू हवा से होते हुए बाय एयर रूट जा रहे हैं। तो आप कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाओगे, एरोप्लेन से जा सकते हो। एयरवेज में अगर आगे देखें हम, तो दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी मतलब क्या है कि जैसे 1910 के आसपास फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह ये इवॉल्व हुआ है। पहले किसने एरोप्लेन बनाया था, ठीक है, इज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लाने के लिए, कोई दो दोस्त थे, दो भाई थे, कोई तो थे। ठीक है, फास्टेस्ट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि थ्रू एयर आपको क्या है, ट्रैफिक नहीं मिलता है। ठीक है, वो सेकेंडरी रीजन हो जाएगा कि ट्रैफिक नहीं मिलता है। बाकी ये है कि जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो एयरवेज में जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, तो यहां पे क्या होता है, स्पीड और एफिशिएंसी बहुत तेज होती है, आप बहुत तेजी से बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। क्लियर? अब ये फास्टेस्ट है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है एयरवेज। क्यों महंगा होता है, एक्सपेंसिव क्यों होता है, तो ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स की जो कॉस्ट आती है वो एयरवेज में ज्यादा बैठती है, इसका फ्यूल जो रहता है वो महंगा आता है, अलग आता है। तो क्या इस कारण से इसका जो चार्जेस भी रहते हैं, तो ये एक्सपेंसिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म कैन अफेक्ट द एयर ट्रैफिक। ऊपर क्या है, इंटरनेशनल एयर रूट्स होते हैं, वहां पे डिफाइंड वे में एयरलाइंस ऑपरेट करती है, तो वहां पे ट्रैफिक ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि मान लो बैड वेदर कंडीशन है, फॉग है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, स्टॉर्म्स चल रही बहुत ज्यादा तेज, मौसम बिगड़ गया पूरी तरह से, तो वहां पे आप फिर देख नहीं सकते, आप रास्ता भूल जाओगे ना। तो वहां पे क्या है, एयर ट्रैफिक जो है, तो एयर ट्रैफिक कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा बैड वेदर कंडीशन के कारण। क्लियर? एयरवेज की अगर और बात करें हम, तो एयरवेज आर हेल्पफुल इन रीचिंग रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया। इसका एडवांटेज क्या है, तो एयरवेज हेल्पफुल इन रीचिंग रिमोट एंड डिस्टेंस एरियाज। रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया कैसे, तो जैसे मानो यहां पे बीच में इतना बड़ा क्या है, रेगिस्तान, एक सहारा डेजर्ट है। अब आप अगर जैसे अफ्रीका का केस बता रहा हूं मैं, तो आप क्या है, रेलवे से जाओगे या फिर रोडवेज के थ्रू जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, और रेगिस्तान में चलते 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 कबाब बन जाएगा आपका। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है कि अगर आपके पास एयरवेज है, तो आपको हवा में जाना है, ऊपर से उड़ के जाओगे, पूरा यहां उतर जाओगे इस तरह से। तो एयरवेज क्या करता है, डिस्टेंस एरिया दूर दूर जो है वहां पे कवर करने में मदद मिलती है हमें। ठीक है, और रिमोट एरियाज में क्या होता है, जैसे अब हम देखें तो हमारे यहाँ क्या लद्दाख है। क्लियर? अब लद्दाख में आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है रास्तों से होते हुए निकलना, सामान वहां पे कैसे पहुंचाओगे आप, सोल्जर्स को कैसे पहुंचाओगे लद्दाख में, और सियाचिन ग्लेशियर है जैसे मान लो, तो वहां पे ऊपर आप कैसे पहुंचोगे। प्रैक्टिकली अगर आप बाय लैंड जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वहां पे हमारे पास हेलीकॉप्टर है, हमारी आर्मी के पास में अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम है, तो उस हेलीकॉप्टर के थ्रू आप क्या सीधे ऊपर जाओगे पहाड़ पे। क्लियर? तो एयरवेज
एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें यह फायदा मिलता है कि इट इज हेल्पफुल इन रीचिंग रिमोट एंड डिस्टेंस एरियाज. Clear? It is also useful in most inaccessible areas and in times of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. तो क्या होता है कि जो inaccessible, जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जंगलों में, पहाड़ों पे, इन एरियाज पे जाने के लिए आपको मदद मिल सकती है किसकी, एयरवेज की. साथ ही साथ में क्या होता है कि मान लो कैलेमिटीज हो गई किसी तरह की, मान लीजिए क्या हुआ कि बाढ़ आ गई कहीं पे, तो आपने देखा होगा कि फ्लड, तो फ्लड जब दिखाते हैं न्यूज चैनल वाले, तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिखाते हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर से कुछ आर्मी पर्सनल उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से क्या किया जा रहा है कि सप्लाईज को पहुंचाया जाता है लोगों तक, खाना वगैरह, ये सारी चीजें. क्यों? क्योंकि ना तो आपको रेलवे ट्रैक दिखने वाला है, ना आपकी गाड़ी चलने वाली. रोड पे अगर फ्लड है तो सब क्या हो जाएगा, एक तरह से पानी के अंदर तबाह हो जाएगा ना. अर्थक्वेक आ गया तो सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना, वहां कहां से रोड रहेंगे, कैसे रहेंगे, रेलवे ऑपरेट नहीं होंगी. तो इन सारे सेंसेस में क्या करता है, मदद मिलती है बहुत ज्यादा एयरवेज से. क्लियर? Some of the most important airport are दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन. ठीक है, न्यूयॉर्क जैसे यूएसए का, लंदन, पेरिस फ्रांस का, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, कायरो इजिप्ट का. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जहां से क्या होता है, एयरलाइंस ऑपरेट होती है और थ्रू एयरवेज हम देखते हैं कि कंट्रीज कनेक्टेड है. जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वाटरवेज में कि जमीन से तो हम अलग अलग हैं. जैसे अब अफ्रीका है तो जमीन से अलग है, इंडिया से तो नहीं मिला है ना, जाना है तो फिर घूम के जाओ पूरा. तो जमीन से जब हम अलग अलग हैं तो जाना है तो आप या तो वाटरवेज के थ्रू कनेक्ट हो जाओ एक दूसरे से, या फिर एयरवेज भी एक अच्छा ऑप्शन है. तो डोमेस्टिक एयरलाइंस भी होती है, इंटरनेशनल एयरलाइंस भी होती है, सारी चीजें होती है. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में. कम्युनिकेशन क्या होता है, तो क्या हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं. अब आप बोलोगे सर हमने तो आप तक हमारी बात पहुंचाई नहीं है. तो आप कैसे करते हो, आप कमेंट में, ठीक है, टाइप करके आपकी बात मुझ तक पहुंचा देते हो. ठीक है, अब चलो आप ना भी पहुंचाओ तो क्या हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन वन वे हो रहा है. तो इस तरह से एक कम्युनिकेशन हो रहा है. क्लियर? अब कम्युनिकेशन जो है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कन्वर्सेशन का. अगर जैसे आप समझेंगे तो कम्युनिकेशन सिर्फ जरूरी नहीं बोल के ही बताया जाए. कभी कभी हम क्या करते हैं, इशारों में, जैसे मैंने ये किया तो आपको समझ आ गया कुछ बढ़िया बताया सर ने, तो ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया. मूड से भी बहुत कुछ हम जैसे देखते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है, बॉडी लैंग्वेज में भी क्या होता है कि अगर मैं खुश हूं तो बहुत एक्साइटेड दिखूंगा, तो वो बॉडी लैंग्वेज आपका क्या कर रही है, मैसेज पहुंचा दे रही है. अगर मान लो किसी प्रकार का कुछ मूड ऑफ है तो मैं ऐसा डल सा दिखूंगा. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट हो गई. तो कम्युनिकेशन में इस तरह से हम चीजों को, अब ये तो चलो साइकोलॉजी वाला पार्ट हो. तो चैप्टर क्या है हमारा, ह्यूमन इन्वायरमेंट. अब ह्यूमन इन्वायरमेंट में अगर आप देखते हो, जो ह्यूमन बींग्स के आजू बाजू देखते हो, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि देखो ह्यूमन बींग्स सेटल हो गए. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगे. इन सारी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं उन्हें कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा. ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, ठीक है, एंड टू टेक द ओपिनियंस ऑफ अदर्स. ठीक है, और ये सब कुछ परफॉर्म करने में जो टूल इस्तेमाल होने वाला है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. तो कम्युनिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. मैं आपको अपना मैसेज पहुंचा पा रहा हूं, अपना आइडिया, अपना वैल्यू, ठीक है, अपनी इमोशंस अगर आप तक एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, कन्वे कर पा रहा हूं, ठीक है, तो वो एक कम्युनिकेशन हो गया. तो इसमें क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी, विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, आप देखोगे तो कम्युनिकेशन आज किस स्तर पे चले गया है हम सोच भी नहीं सकते. कितना बदल गया है कम्युनिकेशन, फास्ट हो गया है. ठीक है, नया हो गया है कम्युनिकेशन. पहले क्या होता था, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस होते थे. ठीक है, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था, लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई, तब तो कोई स्क्रिप्ट भी नहीं थी. तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग आपस में कुछ भी इशारों से बात कर लेते थे, या फिर बात करने का सिर्फ कम्युनिकेशन वहां तक सीमित था उनका. फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमने देखा कि लोगों ने लैंग्वेज सीख ली, ये सारी चीज हो गई. लेकिन अब जो आपके पास में है, सामने, उससे बात कर सकते हो आप. कोई दूर है उससे कैसे बात करोगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो आपने कबूतरों को ट्रेन कर दिया, आप लेटर लिखने लगे. तो कम्युनिकेशन वैसे भी होता था पहले कबूतरों के द्वारा. फिर क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन में और इवोल्यूशन हुआ तो पोस्टमैन वगैरह, डाकिया डाक लाया, वो सारी चीजें, न्यूज़पेपर्स वगैरह. अब आज कम्युनिकेशन, तो आज कम्युनिकेशन के 775 तरीके हैं. ठीक है, टेलीविजन से लगा के तो कहीं वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है. अभी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या है, हर तरह से आज कम्युनिकेशन कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है. तो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है. वही चीज देखो, जैसे जैसे क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चलेगी ना, तो कम्युनिकेशन में भी एडवांसमेंट देखने को मिला. एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है. क्या होता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है ना, तो उस एडवांसमेंट के चलते कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, एक बड़े स्केल पे बहुत ज्यादा चेंज आया, क्रांति आई है. और इसे ही हम मास मीडिया के नाम से जानते हैं. मास मीडिया में सारी चीजें, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सारा सब कुछ आ जाएगा. ठीक, फिर क्या है, रोल ऑफ सैटेलाइट एंड इंटरनेट इन कम्युनिकेशन. देखो पहले कम्युनिकेशन क्या होता था, चिट्ठियां लिखी जाती थी, न्यूज़पेपर के थ्रू लोग ज्यादा कम्युनिकेट करते थे. वन वे इंफॉर्मेशन जो होता था वो, टेलीविजन, न्यूज चैनल्स, रेडियो. ठीक है, रेडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कम्युनिकेशन का. पहले ये सारी चीजें होती थी. लेकिन आज आप देखोगे तो ये सब कुछ ब्लर हो चुका है. और हैवी कौन है, तो सैटेलाइट्स, इंटरनेट,
ये जो सिस्टम है ये कम्युनिकेशन के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। सैटेलाइट सिस्टम कैसे, तो सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू देखते हैं आप, तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच चलेगा, आप इंडिया में बैठे बैठे देख लोगे। इंटरनेट जो है, तो इंटरनेट में आप घर बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां अफ्रीका में, अंटार्कटिका में दोस्त बना रहे हैं आप। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इंटरनेट के आ जाने से आपने कितना ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर लिया। वर्चुअली आज हम क्या है कि पूरा वर्ल्ड एक ही साथ रह रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी रह लो, काम कर रहे हैं लोग, कोई अमेरिका में बैठ के काम कर रहा है, कोई बैंगलोर में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, तो आईटी कंपनीज ऐसे चल रही है। तो उस तरह से सारी चीजें कितनी ज्यादा ग्रो हो गई, कितनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है। क्लियर। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। अब देखो यहां पे क्या है कि ये जो सैटेलाइट की हम बात करें तो इस तरह से जैसे क्या होता है, सैटेलाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स है तो ऐसे होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, जो अर्थ को यहां से देखते रहते हैं पूरी तरह से, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं अर्थ के आजू बाजू ऑर्बिट में। तो ये सैटेलाइट्स जो है, तो सैटेलाइट्स हमारी मदद करते हैं बहुत ज्यादा ऑयल एक्सप्लोरेशन में। हमें क्या अगर ऑयल वगैरह पता करना है कि कहां पे है, तो पूरी दुनिया को ऐसे एक एक जगह जाके ढूंढोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ऑयल एक्सप्लोरेशन कैसे कर रहे हो, आप ऑयल एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट वगैरह के थ्रू, सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू कर लेते हो। फिर सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के सर्वे हो जाते हैं कि कितना पेड़ है। अब पता है सैटेलाइट के थ्रू पता लग जाता है कि आपके देश में कितने एरिया में फसल बोई गई है, कौन सी फसल लगाई गई है, ये सारी चीजें पता लग जाती है। फिर उसके बाद में क्या, अंडरग्राउंड वाटर वगैरह कहां है, तो सारी सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू आप देख रहे हो कि ये भी एक एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का। ये कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है लोगों के साथ जुड़ने में, रिसोर्सेज के साथ जुड़ने में। क्लियर। फिर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, इसने भी कम्युनिकेशन कितना बढ़ा दिया है। पहले इंटरनेट जैसी चीज नहीं थी जब कुछ, तो प्रैक्टिकली किसी ने सोचा भी था कभी कि आप बैठे बैठे कहीं अमेरिका में आपके दोस्त को देख पाएंगे, ठीक है, बिना कहीं गए, घर में बैठे बैठे। तो वीडियो कॉल्स वगैरह ये सारी चीजें, आप अपने मैसेज पहुंचा सकते हो, वॉइस पहुंचा सकते हो, सारी चीजें हो सकती है ना। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेल्यूलर फोन्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब शुरुआत में जैसे टेलीफोन वगैरह आए थे तो उस समय पे वायर वगैरह होता था, तो लोगों को लगता था कि अच्छा हमारी बात कैसे पहुंच पा रही है, वायर के कारण पहुंच पा रही है। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, बिना वायर के भी चीजें हो जाती है। तो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, अब आपका सेलफोन है तो उसमें कोई वायर ले लेके घूमते हो क्या, नहीं। क्लियर है, सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद में वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन की अगर बात करें हम, तो वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन में क्या है कि आज आप एक जगह पे बैठे बैठे सारे दुनिया भर के काम कर सकते हो, दुनिया भर के रिसोर्सेज को अपने तक ला सकते हो, सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो और क्या क्या चीजें आ जाती है, तो आप घर बैठे बैठे अपने काम निपटा ले रहे हो, आप रेलवे टिकट्स वगैरह है, ठीक है, आपको टेलीफोन बिल पे करना है, सारी चीजें आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है। इस वीडियो में हम डू यू नो फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मिर्च मसाला वाला मटेरियल है ये, ठीक। तो The place where a building or a settlement develops is called its site. Site क्या होती है, जहां पे एक सेटलमेंट डेवलप होता है। तो the place where building or settlement develops is called its site, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं अलग अलग, क्या क्या साइट्स हैं, तो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, ठीक है, ये सारे साइट्स हैं ना वहां के। जहां आप डेवलपमेंट देख रहे हो, जहां लोगों ने सेटलमेंट किया है, जो बस्ती बनी थी, वो साइट कहलाती है वहां की, ठीक है। आगे देखो क्या है, द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर, ठीक है। नेचुरल कंडीशंस क्या है किसी भी साइट के सिलेक्शन के लिए, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्लाइमेट ऐसा हो, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। आप देखते हैं कि एक्सट्रीम्स, जहां पे डेजर्ट में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, पोल्स पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या होना चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए कि पानी भी अवेलेबल हो, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है, बिना पानी के आप क्या करोगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूटेबल लैंड होना चाहिए। सूटेबल लैंड मतलब क्या है कि लैंड जो है तो वो ऐसी हो जिस पे रहा जा सके, स्वाम्पी ना हो ज्यादा, ठीक है, मतलब ज्यादा दलदल ना हो वहां पे, या फिर ऐसा ना हो कि जमीन जो है बहुत बंजर ही हो। क्लियर। अब देखो लैंड और यहाँ पे फर्टाइल सॉइल आ गया, तो लैंड और सॉइल में डिफरेंस है। लैंड मतलब क्या है, लैंड में, लैंड इन जनरल जमीन, कैसी भी जमीन हो जहां पे पैर रख सको आप, ठीक है, वो जमीन हो गई है। तो जमीन में अब जैसे पहाड़ की जमीन है, ठीक है, या फिर प्लेटू है, या फिर क्या कह सकते हैं प्लेन्स है, तो सबसे ज्यादा सुटेबल लैंड कौन सी होगी, सुटेबल लैंड होगी प्लेन। चलो अब प्लेन में भी अगर आपको पूरी बंजर जमीन मिल गई तो उसका क्या करोगे आप, तो कोई काम की नहीं है। तो प्लेन एरिया सुटेबल लैंड हो गई, और वहां पे जो सॉइल है, सॉइल मतलब ऊपर जो मिट्टी है, तो मिट्टी कैसी होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, उसके अंदर फर्टिलिटी हो, ताकि हम क्या कर सकें, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सके। क्लियर। नेक्स्ट क्या है देखिए, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। The latest development in India is the construction of expressway। कि इंडिया में हमने देखा कि बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं जो पूरे नेशन में फैले हुए हैं एक जाल की तरह, जिसपे आप क्या करते हो, आपकी गाड़ी जो चलाना है आपको चलाओ। उसी तरह से क्या है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट ने कंट्री को और बेहतर रोडवेज के थ्रू कनेक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं, तो वो क्या है कि हमें रोडवेज के थ्रू चार जो हमारी मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, मेट्रो सिटीज जो है चेन्नई और कोलकाता, तो इन चारों सिटीज को हमने कनेक्ट करा है एक्सप्रेसवे के थ्रू। इसे हम गोल्डन
क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, ठीक है। तो दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चार जो सिटीज है, इन चारों सिटीज को ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो एक्सप्रेसवे है वो कनेक्ट करता है। तो द ट्रेन फ्रॉम जिंगजिंग, जो भी है ये चाइनीज नेम है, ठीक है, तो टू लहासा रन्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो चाइना में एक ट्रेन चलाई जाती है, लहासा तिब्बत में है, और अनफॉर्चुनेटली अब तिब्बत को भी चाइना कब्जा करके बैठा है। तो जिंगजिंग से लहासा तक एक ट्रेन जो है वो चलती है। अब आप बोलोगे ट्रेन चलती है, ट्रेन तो इंडिया में भी चलती है, एक क्या बहुत सारी चलती है, लेकिन इसमें विशेषता क्या है पता है? ये हिमालयन माउंटेन्स है। अब हिमालयन माउंटेन्स की यहां पे तिब्बत है, तो तिब्बत भी जमीन से काफी ऊपर है, मतलब हिमालयन माउंटेन्स की ही लगभग बराबर, लगभग उतना नहीं लेकिन उसी हाइट में, तो बहुत ज्यादा एलिवेटेड एरिया हो गया, जमीन से उठा हुआ एरिया हो गया। अब ये तिब्बत एरिया में, तो यहां पे क्या होता है, जिंगजिंग से लहासा तक एक क्या चलती है, एक ट्रेन चलती है, तो ये जमीन से काफी ऊपर चलती है। अब आप ये इमेज देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, मतलब पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, वहां से ट्रेन निकल रही है, वहां क्या नजारा होगा। क्लियर है। तो उस तरह का नजारा अबाउ 4000 मीटर, ठीक है। तो सी लेवल से जो ग्राउंड लेवल है, समुद्र के जो समतल जमीन है ना, जो वहां से कितना 4000 मीटर ऊपर, 4000 मीटर मतलब आप 4 किलोमीटर ऐसे ऊपर चले जाओ, उतनी हाइट पे ट्रेन चल रही है। सोचो कितना अच्छा लगता होगा। तो ये बता रहे मतलब कि डेवलपमेंट जो है रेलवे का एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी डिफिकल्ट टेरेन तक हो चुका है। क्लियर है। और हाईएस्ट पॉइंट यहां पे कितना है, 5072 मीटर, मतलब ये ट्रेन 5072 मीटर की हाइट पे चल रही है, हाईएस्ट पॉइंट जहां पे वो ऑपरेट होती है। क्लियर। तो ये काफी हाइट पे चलती है। देखो अब लास्ट जो हमारे पास में डू यू नो फैक्ट है वो क्या है कि द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। अब ये रशिया है। रशिया के बारे में एक चीज पता है आपको कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री एरिया में देखा जाए। देखो कितना बड़ा है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है। ये कंट्री में एक रेलवे लाइन है, ठीक, कहां से कहां तक, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके ये व्लादिवोस्टॉक तक है। अब ये इतनी लंबी रेलवे लाइन जो है, तो इसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहा जाता है। क्लियर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहा जाता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है जो कनेक्ट करती है सेंट पीटर्सबर्ग से वेस्टर्न रशिया को पैसिफिक कोस्ट पे। तो इधर क्योंकि पैसिफिक ओशियन आ जाता है। आप सोचो कितना बड़ा कंट्री और कितने बड़े कंट्री में इतना बड़ा रेलवे लाइन, ये क्या है, अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है।